नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैक बोर्ड डायरी में एक बार आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज अपन लोग धातुओं का रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। ये वीडियो तकरीबन आपका आधा घंटा से ऊपर ही जाएगा। जल्दी जल्दी कोर्स को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले थ्योरी को समझना ये भी बेहद जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के दरमियान आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को ऑब्टेन कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक चीज़ जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको नहीं प्रोवाइड किया था, वो आज वाले वीडियो में बता देता हूँ। आपको ये पता नहीं होगा कि धातु कौन-कौन से हैं, कितने हैं। तो जो इम्पोर्टेंट धातु है वो इधर मैं लगा रहा हूँ, देख लीजिए। ये धातुओं के नाम है और उनका संकेत है। इसको आपको एक नज़र देख लेना, याद नहीं करना। याद तो आप ऐसे पढ़ते-पढ़ते याद हो ही जाएगा। बार-बार एक ही प्रकार के धातु आते जाते हैं। जैसे 5 प्रकार के धातु तो आपका दिमाग में रहना ही चाहिए। बता देता हूँ कौन-कौन। एक याद रखिएगा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर। ये 6 हो गए। इतने आपको तो याद रखना ही रखना है। सोना चांदी तो हर कोई याद रखता ही रखता है, ठीक है दोस्त। ये सारे के सारे क्या आपके धातु हैं। मरकरी को भी याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। याद हो गया दोस्त? चाहो तो आप कॉपी में लिख सकते हो जो धातु मैंने आपको बताया। स्टार्ट करते हैं। 5 प्रकार के हम लोग अभिक्रिया को देखेंगे। इसमें से सबसे पहला अभिक्रिया है धातुओं का वायु के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे टाइटल ये क्या करते हैं भाई, वायु के साथ अभिक्रिया करके ये धात्विक ऑक्साइड बनाता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई, धात्विक ऑक्साइड बनाता है, जिसकी प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय। यही इंपॉर्टेंट है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई, क्षारीय प्रकृति। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया का कहने का क्या मतलब हो गया, 2 तात्पर्य है इसका। एक तो कई खुले जगह में आप धातु को रख दो, हवा आ रहा है और वो अभिक्रिया करते जा रहा है, उसके कारण संक्षारण हो सकता है या फिर जंग लग सकता है। दूसरा अभिक्रिया क्या हो सकता है भाई, जब धातुओं को आप जलाते हैं, आपको पता होगा जलाने के लिए ऑक्सीजन की वहां पे मौजूदगी बहुत जरूरी है। तो भाई ऑक्सीजन धातुओं से 2 तरह से अभिक्रिया कर दिया, एक तो खुलम खुला, दूसरा जब जलाते हैं तब। तो इन बातों को याद रखना है। जब अपन लोग वायु के साथ अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए, जब जलाने के बारे में बात कर रहे होंगे तो उस समय भी मेरा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रहा होगा, ठीक है दोस्त। तो यही है, इधर धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है। एक उदाहरण ले लिए, कॉपर, Cu इसका संकेत होता है। तो कॉपर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CuO कॉपर ऑक्साइड बना लिया इसको। ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 2 गए, यहाँ 1 के गए, इसको 2 दे देते हैं, 2 ऑक्सीजन हो गया। कॉपर 2 हो गया, इधर 2 दे देते हैं। ये संतुलित करना आपने सीखा है। तो ये इंपॉर्टेंट था कि धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। लेकिन धातु जो हमारे पास बहुत प्रकार के धातु हैं, हर एक प्रकार का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का तरीका अलग अलग होता है। कोई हवा के साथ जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, कोई हवा के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो 3-4 बातों को यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये वाला, ये VVI है, ठीक है। यही VVI है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम एवं पोटासियम। पहले टाइटल पढ़ लेता हूँ। धातु अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। सोडियम एवं पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के होता है। सोडियम का सिंबल होता है Na। तो ये हवा से बहुत जल्दी अभिक्रिया कर जाते हैं, ठीक है। हवा से जल्दी अभिक्रिया करते हैं, मतलब ऐसे खुले में रख दीजिएगा ना सोडियम को, तो वो हवा से अभिक्रिया करके आग पकड़ सकता है दोस्त। आग ना पकड़े, इसीलिए सोडियम का हम लोग खुले में नहीं रखते हैं। उसको किस में रखते हैं भाई, केरोसिन के तेल में डुबो के रखते हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि सोडियम को और या तो पोटेशियम को केरोसिन के तेल में क्यों डुबो के रखते हैं, तो आपका जवाब होगा सोडियम और पोटेशियम हवा से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं। याद रहेगा दोस्त। अगला चीज है सोना एंड चांदी। सोना को Au से दिखाते हैं, चांदी को Ag से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया नहीं करता, ये हवा से अभिक्रिया नहीं करता। इन्हीं खूबियों की वजह से अपन लोग गहना जेवर सोना का बनाते हैं, क्योंकि वो कितना भी खुले में रहे उनका चमक जाता नहीं, क्योंकि अभिक्रिया नहीं करता तो चमक कैसे जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे जो होते हैं ना धातु, वो खुले में रख दीजिएगा, जैसे लोहा रख दीजिएगा तो अभिक्रिया करते करते ऊपर एकदम भूरा रंग का परत जमा देगा। तो सोना का जो वास्तविक कलर था ना, रंग था,
वो खो देता है थोड़े दिन में, 1 साल 2 साल में। लेकिन चांदी और सोना के साथ ऐसा नहीं होता है। और भी गुणधर्म होते हैं, सोना और चांदी बहुत कम पाए जाते हैं, महंगे होते हैं। चलिए जी, कॉपर को जलाने पर, देखिए जलाना वर्ड आ गया ना, इसका मतलब समझ जाइए ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद है। कॉपर को जब जलाइएगा ना तो वो जलता नहीं है, लेकिन कॉपर के ऊपर काला काला परत जमा हो जाता है। ये घर में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमारे घरों में जो कॉपर का वायर होता है, एगो एकदम खींच के निकालिएगा और एकदम मोमबत्ती के ऊपर रख दीजिएगा, देखिएगा वो जलेगा नहीं, लेकिन तार के चारों साइड ना एकदम काला काला एकदम परत जमा हो जाएगा। तो वो जलता नहीं है, लेकिन काला परत जमा हो जाता है। ये VVI है, ये थोड़ा उससे कम इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, और ये Mg का मतलब हो गया मैग्नीशियम, Al का मतलब हो गया एल्युमिनियम, और Zn का मतलब हो गया जिंक, Pb का मतलब हो गया लेड। तो ये अभिक्रिया धीरे धीरे करता है हवा के साथ, वही जो अभी तुरंत बताया ना। देखिए यहाँ पे जिंक का मतलब, ऐसे आप खुले में कहीं मान लिया हम लगा दिए चादरा, मतलब घर बना दिया ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, रूफ। तो घर में यहाँ जिंक का हम कोई चीज पिलर दे दिए, या फिर लकड़ी पिलर ही समझ लीजिए, आप पिलर दे दिए तो हवा में रह गया। वो हवा में जैसे आते रहेगा संपर्क, तो 1.5-2 साल के बाद ना खराब तो नहीं होगा, लेकिन ऊपर ऊपर उसका परत जमा हो जाएगा धीरे धीरे। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे कि अभिक्रिया करके वो ऑक्साइड, वो परत जो जमा हो जाता है उसका नाम है ऑक्साइड का परत जमा हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट ये है, बार बार बोल रहा हूँ, आगे चलते हैं। जल के साथ अभिक्रिया। अब जल का ना कई गो रूप होता है, बहुत सारा रूप होता है। जैसे कि सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जल के साथ धातु अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है दोस्त? धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और साथ में थोड़ा उष्मा निकलता है। ये तीर ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब उष्मा, इसका उष्मा का बाहर आना। तो ये कैल्शियम एगो ले लीजिए, ये पानी ले लिए हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को आपको बताया था ना प्रीवियस क्लास में, OH से दिखाते हैं। तो कैल्शियम और ये हाइड्रोक्साइड आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये H2 हाइड्रोजन गैस बनाता है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ आपका इंपॉर्टेंट? अच्छा, ये संतुलित है क्या? एक बार देख लीजिए, ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, तो 2 गो ऑक्सीजन यहाँ पे दे देते हैं। ऑक्सीजन जैसे दे दिए तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 गो हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 गो और प्लस 2 गो 4 गो, ये संतुलित है। कैल्शियम 1 गो, कैल्शियम 1 गो, ये संतुलित है। अच्छा, ये अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं वो मैंने पहला वीडियो में बता दिया था। सबसे पहले ऑक्सीजन देखते हैं, फिर हाइड्रोजन देखते हैं, देन क्लोरीन देखते हैं, देन कोई धातु है तो उसको देखते हैं। ये तरीका होता है। धातु का जल के साथ अभिक्रिया। जल, धातु का जल के रूप के साथ अभिक्रिया। तो जल का अलग अलग रूप होता है, जैसे ठोस में भी पाया जाता है, जल को गर्म अवस्था में पाया जाता है, ठंडे अवस्था में पाया जाता है, जल का भाप अवस्था में भी पाया जाता है, आपने देखा ना। उसी के साथ कौन कौन धातु, कौन कौन अवस्था जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले भाप के साथ अभिक्रिया करने वाला, तो भाप के साथ जो अभिक्रिया करता है वो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम को Al से दिखाते हैं, लोहा को Fe से दिखाते हैं, आयरन जिसको बोलेंगे, ठीक है दोस्त। जिंक को Zn से दिखाते हैं, ये याद रखिएगा। यही गिने चुने आपके 10th में ज्यादा से ज्यादा धातु आएंगे। और मरकरी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, आपको आदमी पूछता है आपसे वो कि रूम तापमान पे वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो भाप के साथ कौन कौन अभिक्रिया करता है, आपसे सवाल पूछेगा, पानी के भाप के साथ अभिक्रिया करने वाला कौन सा धातु है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। मान लिया कैल्शियम दे दिया, और मैग्नीशियम दे दिया, और चांदी दे दिया, और सोना दे दिया, सॉरी चांदी दे दिया और सोना दे दिया। एगो तो देना पड़ेगा ना, एगो ऑप्शन एल्युमिनियम दे दिया, चांदी को हटा देते हैं, एल्युमिनियम दे दिया, तो आप कौन सा टिक मार्क कर दीजिएगा? एल्युमिनियम कर दीजिएगा ना, 4 ऑप्शन में से, तो याद रखना है। तो उसी प्रकार ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है भाई? सोडियम एंड पोटेशियम करता है। जादू देखें आप, गांव देहात में जो आता है जादू, उन जादूगरों के हाथ में ना सोडियम रहता है, आपको पता नहीं चलता है कि वो लोग जमीन पे सोडियम, मतलब आपको बातों में उलझा के वो जमीन पे सोडियम फेंक देते हैं या तो पोटेशियम फेंक देते हैं। अब इसके बाद वो पानी हाथ में लेता है और बोलेगा देखना यहाँ पे हम आग लगा देंगे। वो आपको बातों में उलझा कर, वो ऑलरेडी सोडियम का कलर थोड़ा मिट्टी के साथ मिक्स रहता है तो दिखेगा नहीं, तो उन्होंने डाल के रखा है। और जैसे उसमें पानी मारेगा तो वो आग पकड़ लेगा दोस्त, ठंडे पानी के साथ ही वो आग पकड़ लेता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उष्मा निकलता है। तो यहाँ ठंडे जल के साथ सोडियम और पोटेशियम अभिक्रिया करके एकदम उष्मा निकलेगा। उष्मा निकलने का क्या मतलब है? आग पकड़ लेता है। तो जादूगर आपको इस तरह से अपना तरकीब का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं वो लोग, ठीक है।
केमिस्ट्री है उसके पीछे। बेवकूफ नहीं बनाते हैं, वो लॉजिक है, आपको देखने की समझ नहीं है इसलिए आपको लगता है कि वो आपको बेवकूफ बनाया। नहीं, वो आपकी गलती है कि आप समझ नहीं रहे हैं कि वहाँ पे ये सारी चीजें हो रहा है, इसलिए वो आग पकड़ लेता है। खैर वो तो इंटरटेनमेंट की बात है, काम की बात यही है, ठीक है। इस सब अभिक्रिया को करते हुए पूरी सावधानी से ध्यान से करना पड़ेगा, इसीलिए जादूगर आपको बातों से डराने की कोशिश करता है कि दूर हो जाओ, अब यहाँ पे कुछ होने वाला है। क्यों बोलता है वो? क्योंकि वो जानता है यहाँ आग लगेगा और आपको सुरक्षित रखना उसका काम है, इसीलिए कुछ ऐसी बातें बोलता है डरावनी, जिससे आप एकदम जहाँ पे आग लगने वाला उससे एकदम 2-3 कदम पीछे हो जाते हो, ठीक है। उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखना आपको, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है भाई? मैग्नीशियम कर लेते हैं। मैग्नीशियम याद रखना आपको। ऐसे भी तत्व हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है, जैसे कि ये सोना चांदी आपका वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता था, वैसे ही सोना चांदी यहाँ पे आपका जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करेगा। एक लेड आ जाता है जिसको कॉपर, दूसरा नंबर पे कॉपर आ जाता है, लेड, ठीक है। तो ये कॉपर आ गया, लेड बोले तो शीशा। आगे चलते हैं इससे, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है आपका यही वाला इंपॉर्टेंट है, ठंडे जल वाला। इस एग्जांपल को याद रखिएगा आप। कैल्शियम मैग्नीशियम पानी के साथ अभिक्रिया करके वो तैरने लगता है। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि हाइड्रोजन गैस बाहर आता है। ये बात तैरने लगता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस बुलबुले बन के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे समझाऊं मैं आपको? कैल्शियम आप ऐसे समझ लो, कैल्शियम ले लो, चूना ले लो। चूना आप अपने घरों में देखा होगा आपने, चूना ले लीजिए, उसको पानी के साथ मिक्स कीजिए। थोड़ी देर के बाद चूना देखिएगा, कुछ चूना तो बैठ जाता है और कुछ चूना देखिएगा ऊपर में ऐसे क्या बोलते हैं, तैरने लगता है, ठीक है। क्यों तैरता है? क्योंकि जो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो बुलबुला भी दिखाई देगा आपको, घरों में पेंट करने वाला चूना आपने देखा होगा। तो बुलबुला बन के ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, और जो कैल्शियम है हाइड्रोक्साइड बना के तैरने लगता है और धीरे धीरे हेवी होके, मतलब भारी होके पानी के नीचे बैठ जाता है, लेकिन शुरुआत में तैरता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि क्यों तैरता है वो। आपसे यही सवाल पूछेगा कि कैल्शियम मैग्नीशियम या धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके क्यों तैरता है, तो आपका जवाब होगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस बुलबुला बन के बाहर आ जाता है और धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बना के वो थोड़ी देर के लिए तैरने लगता है, फिर डूब जाता है। चलिए ये अपन लोग का 2 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया खत्म हो गया। अभी अपन लोग नेक्स्ट चलते हैं, धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है। अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो ये तो अपन लोग वहां भी याद किए थे अम्ल क्षारक लवण में कि अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है दोस्तों। वही सिंपल सी बात है और इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको। धातु प्लस अम्ल लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यही याद रखना है आपको कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है, पानी बनाता है या फिर हाइड्रोजन गैस बनाता है? दोस्त हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। अगला चलते हैं, ये इसका परिभाषा आपका इंपॉर्टेंट है कि धातुओं की अन्य धातुओं लवण के साथ अभिक्रिया। आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था ना पहला चैप्टर में, मैंने आपको पढ़ाया था विस्थापन अभिक्रिया। उसमें एक लवण होता था और एक धातु होता था। वो जो धातु है ना, वो धातु अधिक क्रियाशील है तो उस लवण में मौजूद धातु को ना हटा के अपना जगह बैठ जाता था, है ना। ऐसे कुछ कहानी सुनाया था आपको, उम्मीद है याद होगा। बस वही कहानी, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। ये बिल्कुल किसका है? विस्थापन अभिक्रिया का एक रूप है, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो भाई अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन सा धातु किसी लवण में उपस्थित धातु को विस्थापित कर सकता है, हटा सकता है? उसके लिए सरकार ने हमें सक्रियता श्रेणी प्रोवाइड किया है। ये वो श्रेणी है जिसमें धातुओं की ताकत को बताता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर में जो पहले तो इसको समझ लेते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ताकत क्या होगा? बढ़ेगा। तीर नीचे से ऊपर जा रहा है ना भाई, इसकी ताकत क्या होगी? बढ़ेगी। ऊपर से नीचे आएंगे तो ताकत घटेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि कोई लवण में कैल्शियम है और धातु कोई दूसरा धातु तो पोटेशियम है, ये मतलब पोटेशियम है, तो इसको क्या कर देगा? उस लवण से हटा देगा, क्योंकि इसकी ताकत तो कम है, कैल्शियम से नीचे है ना भाई। इसको ऐसे समझ लो, ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटता हुआ जाएगा, ऐसे भी, ठीक है। तो इसको परिभाषित करते हैं। सबसे पहले, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है।
ठीक है, यही है आपका धातुओं की अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया। अभी चलते हैं, एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे। जैसे देख लीजिए, ये एक हम लोग का यौगिक है, ये अकेला जो रहता है वो धातु ही रहेगा जनरली, ऐसे आप याद रख सकते हो। कैल्शियम सल्फेट, सॉरी दोस्त, कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये एक लवण है, उसके बाजू में कौन आ गया, आयरन आ गया। तो इस लवण में से कॉपर को हटाने की क्षमता क्या इस आयरन के पास है? कैसे पता चलेगा? आयरन कॉपर से ऊपर होगा, ऊपर होगा तो ज्यादा ताकत होगा। देखिए कॉपर तो यहाँ है Cu, उसके ऊपर में आयरन है, देखिए यहाँ है, मतलब आयरन के पास इतनी ताकत है कि कॉपर को हटा सकता है उसके यौगिक से। तो खटाक से ने हटा दिया, देखिए सल्फेट के साथ आयरन बैठ गया और कॉपर अकेला। ठीक है, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यही एग्जाम्पल मैंने विस्थापन अभिक्रिया में भी आपको बताया था। ठीक है, यह है सक्रियता श्रेणी। काम की बात क्या है, इस सक्रियता श्रेणी में से आपको एक दो सवाल पूछ लेता है कि पोटेशियम और कैल्शियम में कौन ज्यादा सक्रिय धातु है। आपको याद रखना है, पोटेशियम ऊपर में है, सोडियम नीचे है, ये याद रखिएगा तो आपका खटखट सॉल्व हो जाएगा इनसे। ठीक है, सोना चांदी सबसे नीचे आता है, इसे भी याद रख सकते हो आप। अच्छा, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया, धातुओं की और धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो एग्जाम्पल है ना, यदि आपको समझ में ना आए तो घबराने वाली बात नहीं है दोस्त, अपन लोग इसको अगला जो चैप्टर है उसमें बहुत ही अच्छे से समझेंगे। क्यों नहीं समझ में आएगा उसका रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो 9 से थोड़ा सा उठ के आएगा। जैसे ही अपन लोग उसमें पहुंचेंगे ना, आपका कार्बनिक यौगिक वाला में, उसमें तो इसको अपन लोग निचोड़ के रख देंगे तो बहुत बढ़िया से सीखेंगे इसको। ठीक है, अभी आते हैं इसमें धातु और अधातुओं के गुण धर्म के अकॉर्डिंग। धातुओं का क्या गुण है भाई, धातुओं इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, छोड़ देता है, और अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो आप जरा सोच के देखो, एक जगह धातु बैठा हुआ है, एक जगह अधातु बैठा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला है, कहीं से भी मिल जाए हम इसको क्या कर लेंगे, ले लेंगे, एकदम लपकने वाला है। कोई तो अपन लोग इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, कोई तो धातु बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को देने वाला को धातु बोलते हैं। और जिस दिन पास पास लाओगे, ये तो बोलेगा भाई कोई ले लो, कोई ले लो, ये और धातु बोलेगा हमें दे दो, हमें दे दो। भाई जिस दिन दोनों पास पास आएंगे ना, उस दिन तो आदम फटाक से ना आदान प्रदान हो जाएगा, बोलेगा हमारे को चाहिए, तुझे नहीं चाहिए तो ले ले, तू ही ले ले, मैं क्या यहाँ वहां भटकूंगा, ऐसे। ठीक है, और दोनों मिलके क्या बना देते हैं, एक यौगिक बना देते हैं। तो दोस्त वहां पे एक लॉजिक समझिए आप, जो इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तो जो धातु है वो आयन के फॉर्म में बन जाता है। इसके दरमियान जो हम लोग का पास यौगिक बनता है, उस यौगिक को अपन लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आयनिक यौगिक, समझा दिया आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कोई त्याग करता है या फिर इलेक्ट्रॉन कोई लेता है, तब वो धातु या फिर तब वो तत्व मेरा आयन बन जाता है, आयनिक बन जाता है। ठीक, आयन बन जाता है। तो जैसे देखो, ये मेरा क्या है, अभी तक तो ये तत्व है, परमाणु है, सपोज लो सोडियम है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, देखिए यहाँ एक कै गो इलेक्ट्रॉन होता है भाई, इसमें पहले समझ लो आप, 11 गो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्त, ये अष्टक नियम के अकॉर्डिंग आता है। अब जैसे ही 11 में से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, अब 8 दूनी 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, जोड़ेंगे 10 गो, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, छोड़ दिया, यहाँ प्लस करके लिखे, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अब ये छोड़ने वाला है, प्लस। तो ये किसी भी परमाणु में जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब ई, ठीक है, और प्रोटॉन बोले तो पी, इन दोनों की संख्या हमेशा क्या होता है, सेम होता है, सेम बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन को निगेटिव से दिखाते हैं और प्रोटॉन को प्लस से दिखाते हैं। समझ में आया दोस्त? अब यहाँ पे हमेशा दोनों बराबर होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिनिए कै गो, 2 8 10 11, 11 गो यदि इलेक्ट्रॉन है, तो अब मेरे को बता प्रोटॉन भी कितना होगा, प्रोटॉन भी मेरा 11 गो ही होगा। जिस दिन आपने एक इलेक्ट्रॉन को इस सोडियम से निकाल लिया, खींच के बाहर ले आए, तो भाई इलेक्ट्रॉन तो बच गया 10 गो। ठीक है, देखिए 10 गो बच गया, लेकिन प्रोटॉन तो अब वो 11 गो था, प्रोटॉन को थोड़े ना आपने खींच के निकाला है, प्रोटॉन में तो अभी भी 11 गो है, इधर भी 11 गो, पी बराबर बोले तो 11 गो। समझ में आया? तो इस 11 में जो है 10 प्लस 1, तो 10 गो प्लस हो गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास 10 गो माइनस हो गया। ये दोनों एक दूसरे को एकदम निरामिष कर देता है, बोले तो एकदम न्यूट्रल कर दिया। ये जो प्लस में एक एक्स्ट्रा बचा है दोस्त, इसको कौन मतलब न्यूट्रल करेगा, कोई नहीं करने वाला है ना, वही प्लस वाई यहाँ दिख रहा है आपको। समझ में आया? जिस दिन प्लस दिखे किसी परमाणु में, जिस दिन माइनस दिखे, समझ जाओ वो मेरा क्या है, आयन है। इसीलिए इस आयन के वजह से हम लोग का यौगिक बनता है
NaCl, इसीलिए इस लवण को या इस यौगिक को अपन लोग बोलेंगे आयनिक यौगिक। इधर देखो ना, मैंने लिख के रखा है आयनिक यौगिक का परिभाषा, ये पूछता है BBI, दो तीन बार BBI होगी। समझ में आया? एक सोडियम वाला कहानी समझा दिया आपको। इधर क्लोरीन समझते, एग्जाम में यदि आता है ना दोस्त, तो एकदम इसी को चिपका देना, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। बहुत सारे एग्जाम में तुरंत तो दिए हुए बस बुक में, बट इसी को लिखना आपको। अच्छा, क्लोरीन को क्या है, सोडियम तो धातु था, क्लोरीन मेरा क्या और धातु है। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दो लो, हमको दो। देखिए इसमें क्या है, क्लोरीन में टोटल 17 होता है परमाणु संख्या, तो इसमें 17 को इलेक्ट्रॉन होगा, 17 को प्रोटॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ देखिए क्या है, 17 को है। उसी प्रकार प्रोटॉन की संख्या भी कितना को हो जाएगा, 17 को हो जाएगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा सोडियम ने, वो एकदम खचाक ये पकड़ लेगा, लपक लेगा। ये देखिए ना, ये अभिकारक साइड है ना भाई, ये अभिकारक साइड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है। और ये उत्पाद साइड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तीर के बाद उत्पाद होता है, उत्पाद साइड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, मतलब ये क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है, छोड़ रहा है, टूट के अलग हो रहा है। उसी को तो बोलते हैं लाइट साइड लिखने का मतलब, समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन पहले से इस क्लोरीन के पास 17 गो था, एक गो आ गया इलेक्ट्रॉन, तो बढ़ गया ना एक गो इलेक्ट्रॉन। जैसे एक गो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 गो हो जाएगा। और प्रोटॉन तो अभी भी 17 गो है ना, है 17 को। ध्यान से देखिए, ये 17 प्लस है। अब इस इलेक्ट्रॉन को देखिए, इलेक्ट्रॉन में 17 माइनस है और प्लस में एक गो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जो माइनस लेके आया है। ये इलेक्ट्रॉन एक गो ज्यादा, ये 17 को प्लस माइनस और 17 को प्लस, एक दूसरे को फिर से न्यूट्रल कर दिया। तो ये माइनस जो एक गो एक्स्ट्रा बचा, वही यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्लोरीन माइनस। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ही गहराई वाली बात मैंने आपको समझा दिया। खैर इतना आपको अब समझ जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप खुद को थैंक यू बोलिए कि आपने समझ लिया इसको। ठीक है, नहीं समझ में आया तो टेंशन नॉट, कोई दिक्कत नहीं। आगे वाले चैप्टर में तो अपन लोग इसको समझेंगे एकदम बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, चलो जी, तो ये चीज सारा हो गया। अब उसी प्रकार इसको ना, ये समझाने के बाद डायरेक्ट आप तो ये लिखना, ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट ये लिखना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। बीच वाले को छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सोडियम में प्लस होता है, एगो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसको अपन लोग एकदम ऐसे तीर ये से दिखा दिए, क्या बोलते, क्रॉस से दिखा दिए। ठीक है, और क्लोरीन के पास कैगो है, एक दो, बाहरी वाला में अष्टक नियम के अकॉर्डिंग। अब ये जो अष्टक नियम बोल रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो दोस्त। अष्टक नियम ये बोलता है कि आखिरी कक्ष में, जिसको संयोजकता कक्ष भी बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ होगा, और संयोजकता कोष या संयोजकता कक्ष बोलते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अष्टक का ये नियम है। तो या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वो 8 गो बना के रखेगा, या इलेक्ट्रॉन को लेकर 8 गो बनाएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे बाहरी कक्ष कौन है, ये वाला, ये पहला कक्ष होता है, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष। ठीक है, तो ये एक गो, इस तीसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मैंने आपको बताया सबसे बाहरी वाला में कितना होना चाहिए, 8। इधर से काउंटिंग करेंगे, सबसे बाहरी वाला इधर पहुंचेंगे। तो इसमें 8 को पूरा करने के लिए 7 गो चाहिए। क्या ये 7 गो किसी से उधारी ले सकता है? नहीं। इसीलिए ये क्या कर रहा है, एक गो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो इसके पास तीसरा कक्ष तो खाली हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तब कहां तक इसका कक्ष गिनाएगा, एक कक्ष, दो कक्ष, दूसरा कक्ष में 8 गो हो जाएगा। इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को दे के अपना अष्टक नियम को बनाए रखता है। और ये क्या करता है क्लोरीन, देखिए ये पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, इधर से काउंटिंग करेंगे लेफ्ट से राइट, और सबसे आखिरी में जो होगा वही अपना संयोजकता कक्ष हो जाएगा, कोष हो जाएगा। इसमें 7 गो इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है, सातों को त्याग करके दूसरे वाला अष्टक नियम, दूसरे कक्ष में आके अष्टक नियम को फुलफिल कर देगा नहीं ना, क्योंकि 7 गो बहुत होता है। ये क्या करता है कि भाई एक गो कोई दे दो हमको, तो तीसरा कक्ष में ही मेरा 8 गो पूरा हो जाएगा और अष्टक नियम का उल्लंघन। ठीक है दोस्त, इसीलिए लेता है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात बोल दिया। खैर कोई बात नहीं, अभी आप इतना समझ लो कि सोडियम ये आयन बन गया, प्लस आ गया मतलब आयन, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहाँ अष्टक नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल 7 गो इलेक्ट्रॉन था, यही वो 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक नियम के अकॉर्डिंग यहाँ बाहरी कक्ष में, सबसे आखिरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यही वो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 गो है। ये एकदम लपक के यहाँ आ जाएगा, दे देगा, एकदम पकड़ लेगा। ये जैसे यहाँ आएगा, देखिए ये बन गया, ये क्रॉस यहाँ था, यहाँ आ गया, तब बन जाता है NaCl। अब ये दोनों क्या किया, आयन आदान प्रदान कर लिया एक दूसरे को। ये वाला आयन क्या कर दिया भाई, प्रदान कर दिया, ये क्या किया, ले लिया लपक के। तो इसी ऐसे यौगिक को अपन लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं। एक बार फिर से ये इसको डिफिनेशन को पढ़ते हैं।
धातुओं के परमाणु अपने संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। धनायन, हाँ, आयन तो आपने समझ लिया था कैसे होता है, प्लस है चाहे माइनस है तो आयन बन गया भाई वो परमाणु। लेकिन जिसमें प्लस रहता है उसको धनायन बोलते हैं, जिसमें माइनस रहता है उसको ऋणायन बोलते हैं। तो धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके प्लस बन जाता है, इसीलिए उसको धनायन बनाते हैं। एवं और धातु परमाणु संयोजकता कोश में, और तो समझा दिए ना, परमाणु संयोजकता कोश आखिरी वाला, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। वो अष्टक नियम यहाँ पे लिखे नहीं, अष्टक नियम क्योंकि पूछता ही नहीं है ना, इसलिए नहीं लिखे। आपको समझा दिया ना, 2-3 बार इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तब याद होगा, नहीं कि आपने वीडियो देखा और छोड़ दिया और आपको लग रहा है कि हाँ यार मेरे को तो समझ में आ गया, अब एग्जाम में एकदम यूं लिख ही दूंगा, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक है, आपको याद करना है। आगे चलते हैं। अब इन्हीं चीजों से डिफिनेशन है छोटा छोटा। ये सबसे पहला नंबर पे है आयनिक यौगिक। तो ऐसा यौगिक जो आयन के आदान प्रदान से बनते हैं उसे अपन लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं। तो आयन का आदान प्रदान हो रहा है ना भाई, आदान प्रदान हो रहा है, तो उसे अपन लोग कैसे बोलेंगे, आयनिक यौगिक बोलेंगे। उदाहरण में ये चिपका दीजिएगा NaCl, ठीक है। अच्छा, इस आयनिक यौगिक से ना ये वाला पोर्शन से बहुत क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है कि आयनिक यौगिक का गुणधर्म क्या है। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस होते हैं, ये जल में घुल सकते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। केरोसिन तेल और आपका पेट्रोल इसमें घुलनशील नहीं होते हैं, जल में केवल घुलते हैं। पेट्रोल और केरोसिन में ये घुलते नहीं और विलय है, एकदम अलग अलग हो जाएगा। ऐसे समझ लो आप इसको, जैसे पानी में तेल डालते हो तो क्या वो मिलता है, नहीं, एकदम छपला जाता है, ऊपर में एकदम तेल एकदम लब 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 करता रहता है ना, वैसे ही ये मिलेगा नहीं, पानी में पूरी तरह से मिल जाएगा। जैसे नील वगैरह अपन लोग मिलाते हैं पानी में तो पूरी तरह से रंगीन हो जाता है, या फिर अबीर वगैरह पानी में मिला तो एकदम रंगीन हो जाता है, उस तरह से एकदम पूरा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पेट्रोल में और केरोसिन में मिलता नहीं है, तो यही बात है, ये जल में घुलनशील है एवं पेट्रोल और केरोसिन में अविलय है, उसमें मिलता नहीं है। अच्छा, ये ठोस एवं भंगुर होते हैं, पहला पॉइंट बात है। ठोस मतलब तो समझते करते हैं, भंगुर, भंगुर का क्या मतलब होता है भाई वो समझ लो आप। जैसे देखो दोस्त, ईटा जो होता है ना, ईट ईट आपने देखा है, ईट एक भंगुर होता है। अच्छा, ईट भंगुर होता है, इसका क्या मतलब है, लॉजिक से समझाओ ना सर, समझाता हूँ आपको। शीशा भी भंगुर होता है, एक लोहा ले लो आप, उसको ना यूं पीटते रहो पीटते रहो पीटते रहो पीटते रहो पीटते रहो, पीटते रहिएगा ना, वो एकदम टूटे ना, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होगा, वो एकदम पतला होते जाएगा। लोहा को पीटिएगा ना एकदम पूरा पतला होते जाएगा। कभी आपने देखा है ना, लोहा की दुकान में गए होंगे तो सोना को भी एकदम पीटते रहिए एकदम पूरा पतला होते जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। अब ईटा को लीजिए, तो ईटा को मारिए तो ठन 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 ठन, पतला नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, एकदम अचानक टूट के एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं भंगूर। जैसे लोहा, नहीं, शीशा, शीशा को तुम मारिएगा तो क्या वो पतला होगा, नहीं, एकदम झेलते रहेगा, जितना उसका ताकत है झेलेगा झेलेगा झेलेगा, एक बार एकदम मार दीजिएगा एकदम पतला तो नहीं होगा, ना ही सीट में बदलेगा, एकदम आराम से टूट जाएगा, एकदम भंगुर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आयनिक यौगिक है ना, एकदम वैसा वाला ही होता है, एकदम भंगुर क्रिस्टल के जैसे, एकदम तुरंत टूट जाएगा। ठोस होता है लेकिन टूट जाएगा, ईटा भी तो ठोस होता है लेकिन हथौड़ा मारोगे तो पतला नहीं होगा बल्कि टूट जाएगा, वैसे ही है ये, ठीक है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ज्यादा, ये लाइन को आपको एकदम याद कर लेना है, ये वाला लाइन ना याद कर लेना है। गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, गलनांक तो समझा ही दिया था आपको पिछला वाला वीडियो में, ठीक है। ऐसे ही याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा गलनांक एवं क्वथनांक कितना होता है, ज्यादा होता है या कम होता है आयनिक यौगिक, एकदम बहुत ज्यादा होता है, ऐसे याद कर लीजिए। ये जलीय विलय में विद्युत की चालकता होती है, लेकिन ठोस में ये विद्युत की चालकता को शो नहीं करता। मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ आप इसको आयनिक यौगिक को पानी में मिलाइएगा तब उसमें करंट दौड़ेगा, लेकिन जैसे वो ठोस रूप में रहता है तब वो करंट नहीं दौड़ेगा। जैसे ये ले लो, नमक ले लो ना, यही इसी को ले लो आप, ये जो नमक है, नमक को क्या करो आप, उसमें तार जोड़ोगे, ऐसे ठोस है, पैकेट में नमक होता है, ठोस है वो, उसमें करंट नहीं दौड़ेगा। लेकिन वही नमक को पानी में जैसे मिला दीजिएगा और एक तार इधर से लगाइएगा, दूसरा पानी दूसरा छोर में छुइएगा, मारेगा करंट एकदम था, समझ में आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही इसको पानी में मिलाते हैं तो जल में विलय हो जाता है, विलय होने के बाद ये क्या करता है, विद्युत की चालकता को शो करने लगता है, ठोस में शो नहीं।
ये 4 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। क्वथनांक गलनांक बहुत ज्यादा होता है, ठोस एवं भंगुर होते हैं, जल में विलयशील होते हैं, पेट्रोल एवं गैस, पेट्रोल एवं केरोसिन में ये विलय नहीं होते, अविलय होते हैं, और जल विलयन में विद्युत की चालकता शो करता है, ठोस अवस्था में ये विद्युत की चालकता को शो नहीं करता है। ठीक है दोस्त, और इस तरह से हमारा स्क्रीनशॉट, पहले स्क्रीनशॉट चलिए 1 2 3 डन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। इसका पीडीएफ में भी ये सारी चीजें बातें लिखा हुआ, वहां से भी पढ़ सकते हो। ये एक्चुअली मैं शॉर्ट में लिखा हूँ बोर्ड पे आपको समझाने के दरमियान, और पीडीएफ में तो फुल डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका और एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, धातुओं की प्राप्ति, ये वो इंपॉर्टेंट है, वहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कौन सा ऑक्साइड धरती के अंदर से आप लोग धातु को कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फिर देन हम लोग नेक्स्ट कार्बन एवं उसके यौगिक वाले चैप्टर में मूव ऑन करेंगे। इसके बाद हम लोग का पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर दिन प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और हमारा लाइव सेशन चलेगा ये सब। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। भगवान जी से दुआ कीजिए कि आप अच्छा मार्क्स से पास हो पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।